हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी कि देश में जो दूसरी लहर आई है उसके प्रकोप को जानने के लिए भारत सरकार अब सीरो सर्वे करवाएगी। सीरो सर्वे क्या होता है और ये किस तरीके से जाँच की जाती है? देखिए, सीरो सर्वे में जो पहली रिपोर्ट थी उसमें यह पाया गया था कि हर 5 में से एक व्यक्ति संक्रमित है। तो नीति आयोग के सदस्य जो वैक्सीन पर गठित समिति के अध्यक्ष भी हैं, वीके पॉल, उन्होंने ये बोला भी है कि अब सीरो सर्वे की ज़रूरत है और इसमें हम पता लगाएंगे कि कितने लोगों की एंटीबॉडी डेवलप हुई है और कितने लोग इससे ठीक हुए हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि सीरो सर्वे होता क्या है। सीरो सर्वे में किसी क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों के खून के सीरम की जांच की जाती है। लोगों के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी की मौजूदगी के साथ ही यह पता चल जाता है कि कौन सा जो शख्स है इस वायरस से संक्रमित था और फिलहाल ठीक हो चुका है। यानी कि टेस्ट से ये पता चल जाता है कि इंसान जो है वो संक्रमित हो चुका है या नहीं और फिलहाल में वो ठीक है या नहीं। अब न्यूज़ में क्या है कि दूसरी लहर से देश में जो कोहराम मचा उसके बाद अब ये थम गया है और अब दूसरी लहर में कितने फीसदी लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित हुए यह पता लगाने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर इसमें सीरो सर्वे कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। पिछले साल 17 दिसंबर से इस साल 8 जनवरी तक हुए तीसरे सीरो सर्वे में देश में हर 5वां व्यक्ति संक्रमित था। वहीं पिछले साल सितंबर में हुए दूसरे सीरो सर्वे में हर 15वां व्यक्ति संक्रमित पाया गया था। अब ये जांच करा रहा है आईसीएमआर। आईसीएमआर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में से बोलते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वीएम कवेच और कटोच। वीएम कटोच जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। इसका काम होता है कि स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन कराना या फिर जो नई तकनीक का लाना, वैज्ञानिक तकनीकों को ऐड करना, उस पर जांच करना, फिर उसको प्रमाणित करना, ये सारा कार्य आईसीएमआर का होता है। नीति आयोग के जो सदस्य हैं और वैक्सीन पर गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख भी हैं डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने भी कोरोना की दूसरी लहर के थमने की जानकारी देते हुए कहा कि आगे की रणनीति बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि इस दौरान कितने फीसदी आबादी वायरस से संक्रमित हुई है। अब तीसरी रिपोर्ट में कहा क्या गया है, तीसरा जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि यह देश के 21 राज्यों के 70 जिलों के 700 गांवों में किया गया। पहला और दूसरा सीरो सर्वे भी इन्हीं क्षेत्रों में कराया गया था। संक्रमण का पता लगाने के लिए 28,590 लोगों के खून के नमूनों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की जांच की गई। पहली लहर में 18 साल से अधिक उम्र के 21.4% लोगों के संक्रमित होने की जानकारी मिली। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में संक्रमण ज़्यादा मिला और झोपड़पट्टी क्षेत्र में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित पाया गया। तब ग्रामीण इलाकों में 19.1% लोग ही संक्रमित मिले थे। इस सर्वे से ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लोगों के संक्रमित पाए जाने की आशंका है। इसमें एक शब्द आया है नीति आयोग, बार बार आता है। अगर सीरो सर्वे की बात आएगी या फिर कोरोना की भी बात आएगी तो जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष जो हैं वीके पॉल, वो नीति आयोग के सदस्य हैं। तो आपको नीति आयोग हर जगह मिलेगा। तो हम नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका बेसिकली कार्य होता है राज्यों, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच एक समन्वय स्थापित करना ताकि देश के साथ साथ राज्य भी उसी रूप में विकसित होते रहें। अब इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, जो कि 1 सितंबर 2017 से है। यह संस्था सरकार के एक तरीके से थिंक टैंक के रूप में भी सेवाएं देती है। नेक्स्ट न्यूज़ है
उच्च शिक्षा में उत्तर प्रदेश औसत से पीछे। देखिए, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उस पे ये आंकड़े निकल कर आए हैं कि उच्च शिक्षा के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भले ही दिलचस्पी दिखा रही हो, लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों की इसमें कोई रुचि नहीं है। तभी तो इन राज्यों में उच्च शिक्षा हासिल करने वालों की संख्या सबसे कम है। बिहार में तो उच्च शिक्षा हासिल करने वालों का सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER सिर्फ 14.5% ही है। अब यहाँ पर टर्म आया है हमारा GER। अब हम ये जानेंगे कि GER होता क्या है। GER का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होता है वो भारत में उच्च शिक्षा की गणना जो होती है वो इसी के तहत की जाती है। जैसे GDP होता है, भारत सरकार की जो ग्रोथ रेट आंकी जाती है, वैसे ही शिक्षा के लिए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी कि GER मापा जाता है। 18 से 23 आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात उच्च शिक्षा में नामांकित लोगों की संख्या के आधार पर किया जाता है। भारत में 18 से 23 आयु वर्ग में कुल आबादी में से 27.4% कॉलेज और विश्वविद्यालय अटेंड करते हैं। यानी कि अभी जो रिपोर्ट इसमें आई है उसमें सिर्फ इतना दिखाया गया है कि 27.4% लोग ही इस आयु वर्ग के 18 से लेके 23 आयु वर्ग के सिर्फ 27.4% लोग ही कॉलेज अटेंड करते हैं। और भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि 2024 तक इस 27.4% को 40% किया जाए। कब तक किया जाए? 2024 तक। ये बहुत बड़ा रेशियो है आगे ले जाने के लिए। लगभग 13% की इसमें छलांग लगानी है। भारत सरकार इसके लिए योजनाएं भी बना रही है। उच्च शिक्षा में नामांकन को लेकर यह जानकारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे 2019-20 की रिपोर्ट में सामने आई है। इसमें सभी राज्यों की उच्च शिक्षा के योग्य 18 से 23 वर्ष की उम्र की कुल आबादी और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या के आधार पर सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में GER का राष्ट्रीय औसत 27.1 बताया गया है। रॉयटर व न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला पुलित्जर पुरस्कार। कोरोना महामारी और अमेरिकी पुलिस में नस्ली असमानता पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए समाचार एजेंसी रॉयटर, न्यूयॉर्क टाइम्स, द अटलांटिक और द मिनियापोलिस स्टार ट्रिब्यूनल को शुक्रवार को पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमेरिका में पिछले साल मई में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हत्या की कवरेज के लिए द मिनियापोलिस स्टार ट्रिब्यूनल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि राइटर और द अटलांटिक ने एक्सप्लेनेटरी यानी कि व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए इस पुरस्कार को साझा किया है एक दूसरे के साथ। ज़्यादातर पुरस्कार फ्लॉयड की हत्या के दौरान पुलिस के रुख और उसके बाद हुए वैश्विक विरोध प्रदर्शन की कवरेज के लिए प्रदान किए गए हैं। इस कड़ी में विरोध प्रदर्शन की अपनी तस्वीरों के लिए एसोसिएट प्रेस के 10 फोटो पत्रकारों को ब्रेकिंग न्यूज़ कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा एसपी के स्पेन में पदस्थ चीफ फोटोग्राफी एमिलियो मोरेंती को फीचर फोटो कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। अब पुलित्जर पुरस्कार क्या होता है और कब से इसकी शुरुआत हुई है? पुलित्जर पुरस्कार 1917 में 1917 में प्रारंभ किया गया था। अमेरिका का यह एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। G7 की गरीब देशों को 1 अरब वैक्सीन खुराक की मदद। देखिए, वीडियो क्वालिटी जो है इस समय अभी इसलिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सही नहीं है, क्योंकि जो ई-पेपर है उस पर फिर से कॉपीराइट आया था, इसलिए ई-पेपर नहीं लिया जा रहा है। ई-पेपर न लेने के कारण ही मुझे ये जो पिक है पहले न्यूज़पेपर से क्लिक करनी पड़ती है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ता है। तो अगर ई-पेपर से जैसे ही कॉपीराइट हटता है वैसे ही ई-पेपर फिर से लाया जाएगा। G7 की गरीब देशों को 1 अरब वैक्सीन खुराक की मदद। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि G7 है क्या। G7 यानी जिसे हम ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। फिर से सुन लीजिए,
कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। एक सदस्य देश की बारी बारी आती है इसकी अध्यक्षता करने की। ब्रिटेन में हो रहा है, इस बार ब्रिटेन का नंबर है। ब्रिटेन में हो रहा है G7 अमीर देशों के शिखर सम्मेलन से कोरोना प्रभावित गरीब देशों के लिए राहत भरा संदेश आया है। इन देशों ने दुनिया को वैक्सीन की 1 अरब खुराक दान स्वरूप देने की घोषणा की है। इसमें शामिल 50 करोड़ खुराक देने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को घोषणा की थी। 10 करोड़ खुराक ब्रिटेन देगा। वैक्सीन के दान की घोषणा तब हुई है जब मंच पर G7 के नेता औपचारिक फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हुए थे। उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 50 करोड़ वैक्सीन खुराक और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 10 करोड़ खुराक देने की घोषणा की। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 3 करोड़ खुराक देने की घोषणा की। जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा ने भी वैक्सीन दान देने की घोषणा की है। अमेरिका इस महीने के अंत तक 8 करोड़ खुराक उपहार स्वरूप देने की घोषणा पहले ही कर चुका है। इस घोषणा से भारत भी लाभान्वित होगा। नेक्स्ट न्यूज है, 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष होंगे हेरिटेज, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। कोरोना की महामारी के दौरान जब मनुष्य को ऑक्सीजन का महत्व बड़ी शिद्दत से पता चल चुका और पर्यावरण में असंतुलन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण सर्वेक्षण के लिए 1 सप्ताह के अंदर ही दूसरा बड़ा निर्णय लिया है। अब महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज का दर्जा देकर संरक्षित किया जाएगा। प्रथम तो इन वृक्षों को काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अनुमति दी भी गई तो आवेदनकर्ता को इस वृक्ष को काटने की भरपाई स्वरूप काफी कड़े नियमों का पालन करना होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में आरे कॉलोनी का 812 एकड़ हरित क्षेत्र वन विभाग एवं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को सौंपने का निर्णय किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि हम आर्थिक विशेषज्ञ नहीं, मोरेटोरियम पर फैसला सरकार को करने दें। यह स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण आर्थिक संकट झेल रहे कर्जदारों को किस्तों में छूट देने और अन्य तरह की राहत देने के बारे में कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह आर्थिक विशेषज्ञ नहीं है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण व M.R. शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की याचिका निपटाते हुए कहा कि आर्थिक राहत के उपाय करना सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है और यह सरकार का नीतिगत मामला है। कोर्ट इस बारे में कोई आदेश नहीं देगा। मोरेटोरियम क्या होता है आपको कई बार बताया जा चुका है कि जब कोई व्यक्ति लोन लेता है कि भारत किसी बैंक से, तो उसकी एक मंथली किस्त बनती है। उस मंथली किस्त को चुकाना मोरेटोरियम कहा जाता है। और इस मोरेटोरियम में ही छूट दी गई थी पहले कोरोना काल में 6 महीने की, यानी कि जिन लोगों ने EMI देते थे उन्हें 6 महीने तक EMI ना देने के लिए एक फॉर्म फिल करना होता था और बैंक उस पर छूट दे देती थी। हालांकि बाद में क्या हुआ था कि ब्याज पर ब्याज देने को लेकर भी इसमें काफ़ी विवाद हुआ था, मामला कोर्ट में गया था। अब इस पर फिर से जो कोरोना काल आया है, बहुत लोगों की नौकरी गई है, पेमेंट नहीं मिली है, उन्हें मासिक वेतन नहीं मिला है, तो इस पर फिर से ये उम्मीद की जा रही है कि शायद RBI मोरेटोरियम में छूट दे दे। SBI ग्राहकों को 5 लाख तक का कोरोना लोन। कोरोना इलाज में होने वाले खर्च की वजह से वित्तीय दबाव झेल रहे अपने ग्राहकों को SBI काफ़ी कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन देगा। देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने गुरुवार को अपने ग्राहकों के लिए इस प्रकार की सुविधा शुरू की है। इस योजना का नाम कवच पर्सनल लोन है। कवच पर्सनल लोन, फिर से सुन लीजिए, कवच पर्सनल लोन किस बैंक ने जारी किया है? तो आपका आंसर होगा SBI, जिसके तहत ग्राहक 5 लाख तक रुपए का कर्ज ले सकेंगे। यह लोन उन्हें 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा और इस लोन की ब्याज दर मात्र 8.5% होगी। इस योजना में 3 महीने का मोरेटोरियम भी शामिल है। इस योजना के तहत ग्राहक कोरोना इलाज के बकाये का स्वयं के साथ परिवार के सदस्यों के कोरोना उपचार के खर्च को कवर करने के लिए भी यह लोन ले सकते हैं। कोरोना से जुड़े आइटम पर GST दरों में राहत संभव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की शनिवार को होने वाली बैठक में कोरोना इलाज से जुड़े कई आइटम की GST दरों में राहत दी जा सकती है। लेकिन केंद्र सरकार की नई वैक्सीन नीति के बाद अब वैक्सीन पर लगने वाले 5% GST को खत्म करने की संभावना
कम हो गई है। जब ये फैसला कल आ जाएगा, कल हम न्यूज़पेपर में इसे डिस्कस करेंगे तो पूरे डिटेल से करेंगे। इकोनॉमी को दम, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 600 अरब डॉलर के पार। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 जून को खत्म सप्ताह में 600 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड पर पार कर गया। आरबीआई द्वारा जानकारी के मुताबिक बीते सप्ताह के दौरान इसमें 6.842 अरब डॉलर का उछाल आया और यह 605.008 अरब डॉलर का हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ एक वर्ष में 100 अरब डॉलर का उछाल आया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले वर्ष 5 जून को खत्म हुए सप्ताह में 500 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा था। इस वर्ष 28 मई को खत्म सप्ताह में यह 5.271 अरब डॉलर बढ़कर 598.165 अरब डॉलर पर जा पहुंचा था और माना जा रहा था कि यह 600 अरब डॉलर का आंकड़ा जल्द पार कर लेगा। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती हैं विदेशी मुद्रा भंडार, जिनका उपयोग जरूरत पड़ने पर देनदारियों का भुगतान करने में किया जाता है। इसमें आईएमएफ में विदेशी मुद्रा एसेट्स, स्वर्ण मुद्रा भंडार और अन्य रिजर्व शामिल होते हैं, जिनमें से विदेशी मुद्रा एसेट्स सोने के बाद सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है हमारा, मुगालते से बाहर निकले ट्विटर। हालांकि ये आर्टिकल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम इसे देखेंगे क्योंकि इस समय ये करंट टॉपिक बना हुआ है और जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो इसमें आंसर राइटिंग आपको करनी हो, उसमें ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। तो मुगालते से बाहर निकले ट्विटर, और इसका ये जो आर्टिकल लिखा है वो लिखा है लोकतांत्रिक मामलों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार ए सूर्य प्रकाश द्वारा। इन्होंने लिखा है कि आखिरकार ट्विटर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित यानी कि इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड नियमों के अनुपालन को लेकर तैयार होता दिख रहा है। देखने की बात यह है कि अनुपालन सही तरीके से करता है या नहीं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि वह लगातार दोहरे रवैये का परिचय देता रहा है। उसकी हरकतों को देश के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप भी कहा जा सकता है। ट्विटर के रवैये में बदलाव के पीछे भारत सरकार की उस अंतिम चेतावनी को भी एक वजह माना जा रहा है, जिसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि नए नियमों को न मानने पर ट्विटर आपराधिक जवाबदेही को लेकर विधि संरक्षक गंवा सकता है। सबसे पहले ट्विटर के बारे में भी जान लीजिए कि ट्विटर की खोज या फिर शुरुआत 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसकी खोज की थी जैक डॉर्से, नैच ग्लास, बिज स्टोन और इवन विलियम्स ने की थी। भारत में ट्विटर 15 जुलाई 2006 को शुरू हुआ था। हाल ही में ट्विटर ने दावा किया था कि महामारी के दौरान जन संवाद और लोगों तक मदद पहुंचाने में उसने एक प्रभावी माध्यम की भूमिका निभाई है। वह जन सेवा की राह में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मंडराते खतरे को लेकर चिंतित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तमाम अन्य क्षेत्रों में तकनीकी तरक्की की तरह सोशल नेटवर्किंग मंचों की उपयोगिता भी असंदिग्ध है। उन्होंने भारतीय संवाद को क्रांतिकारी बना दिया है, लेकिन क्या इसकी आड़ में उन्हें मनमानी करने की छूट दी जा सकती है? नए आईटी नियमों पर अपने जवाब में ट्विटर ने कहा कि वह भारत की जनता के लिए बेहद प्रतिबद्ध है और देश दुनिया के नागरिक समाज के साथ नए आईटी नियमों के मूल तत्वों को लेकर चिंतित है। आईटी विशेषज्ञ जितिन जैन का कहना है कि ट्विटर एक कॉरपोरेट बोर्ड रूप में वैश्विक सामग्री से जुड़े विमर्श को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। सामग्री को लेकर उसका निर्णय अक्सर अस्पष्ट और नीतिगत विरोधाभास एवं दोहरे रवैये से परिपूर्ण होता है। ट्विटर फिजूल की बातें जो करता है उस पर ट्विटर के दुराग्रह और हठ ने भारत सरकार को तथ्य प्रक्रिया देने के लिए उकसाने का काम किया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि ट्विटर फिजूल की बातें बंद कर कानूनों का अनुपालन करे। विधि निर्माण और नीतियों का खाका बनाना संप्रभु राष्ट्र का अधिकार है और ट्विटर महज एक इंटरनेट मीडिया मंच है और उसे यह बिल्कुल हक नहीं है कि वह बताए कि भारत का विधिक नीतिगत ढांचा कैसा होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई सरकार किसी कंपनी को लेकर इतनी तथ्य प्रक्रिया दे सकती है
जहां तक नागरिकों के हितों की सुरक्षा का सवाल है तो ट्विटर यह अवश्य जान ले कि न तो देश के संविधान और न ही जनता ने यह दायित्व किसी व्यक्ति या कंपनी को सौंपा है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुभव जन्य ज्ञान की अनदेखी। हालांकि ये आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टीकों की बर्बादी। यह जानकारी सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्यों में कोविड रोधी टीकों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक टीकों की सबसे अधिक 33.95% बर्बादी झारखंड में पाई गई है। इसका मतलब है कि इस राज्य में इसकी परवाह नहीं की जा रही है कि टीकों को जाया होने से बचाया जाए। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में 15.79% टीके बर्बाद हुए हैं। ये ठीक नहीं है और ये अपेक्षा की जा रही है कि टीकों की बर्बादी ना की जाए। देखिए कई बार ऐसी न्यूज़ आ रही है कि टीके बर्बाद हो रहे हैं। इसमें एक न्यूज़ भी आई थी कि टीकों की बर्बादी को रोकने के लिए 45 से अधिक उम्र के लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सीधे काउंटर पर जाते हैं यानी कि वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं तो भी उन्हें तुरंत वैक्सीन लगा दी जाएगी क्योंकि वे ये नहीं चाहते हैं कि टीके बर्बाद हों। तो ये आज का 12 जून 2019 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। जैसे ही ई पेपर उपलब्ध होगा वैसे ही ई पेपर पर वीडियो बनाए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।